ओके, सो नाउ हम आप लोग क्या करिए, नेक्स्ट हेडिंग करोगे आप लोग सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड लिखो। सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्बिलिटी है उसके अगर हम बात करें तो जैसे हम मान लो किसी NaCl क्रिस्टल को डिसॉल्व करते हैं। अगर एक बात बताओ, अगर हम पानी में किसी पत्थर को डिसॉल्व करें, मतलब पुट करें, पत्थर को डालें पानी में और एक नमक के टुकड़े को पानी में डालें, तो कौन डिसॉल्व होगा पानी में? हाँ, मेरे ख्याल सबका आंसर होगा नमक का टुकड़ा, है ना। इसमें तो कोई ऑब्वियस है नहीं, सॉल्ट जो है ना वो। अब अगर रीजन पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है तो क्या बोलोगे? ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों डिसॉल्व हो रहा है सॉल्ट का टुकड़ा, नमक का टुकड़ा? रीजन क्या है इसका? रॉक के जो बॉन्ड्स है ना वो ब्रेक, जो रॉक के बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है, टूटेगा नहीं, मतलब कुल मिला के। और पत्थर का टुकड़ा जो है ना वो भीग जाएगा और सॉल्ट का टुकड़ा जो है ना वो टूटेगा, समझे। तो मोरल स्टोरी ये है कि किसी सब्सटेंस को अगर डिसॉल्व होना है ना, तो उसका ब्रेक होना जरूरी है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसका ब्रेक होना जरूरी है। तो NaCl का लैटिस जो होता है ब्रेक होता है और ब्रेक होके क्या बनाता है, Na प्लस गैसियस बनाता है और Cl माइनस गैसेस बनाता है। ध्यान देना, जो लैटिस एनर्जी का जो डेफिनेशन था या जो लैटिस का वो था, वो ये था कि हम लोग क्या बोलते थे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि 1 मोल आयनिक क्रिस्टल, मतलब लैटिस एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल आयनिक क्रिस्टल, क्रिस्टल लिखना मत भूलना, है ना, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल is formed by its isolated gaseous ions। ये होगा एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय इट्स आइसोलेटेड गैसियस आयंस, है ना, आइसोलेटेड गैसियस आयंस के उसमें रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा, तो ऐसा कुछ है ना। एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय इट्स आइसोलेटेड गैसियस आयंस। तो आइसोलेटेड गैसियस आयंस की में तो जब ब्रेक, इसको उल्टा भी लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि वन एनर्जी गिवन, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब या गिवन हो जाएगा कब, जब 1 मोल आयनिक सॉलिड टूटेगा किसमें, अपने आइसोलेटेड गैसियस आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मतलब मैं इसलिए ये समझाया आपको कि आप मुझसे ये ऑब्जेक्ट ना करें कि NaCl जो सॉलिड जब ब्रेक होगा तो मैंने क्यों Na प्लस आयन गैसियस और Cl माइनस आयन गैसियस क्यों लिखा हुआ है, इसका आप मुझसे ऑब्जेक्शन ना करें। इसके लिए मैंने बताया कि लैटिस बनेगा तो आइसोलेटेड गैसेस एटम से बनेगा, आयन से बनेगा सॉरी, और लैटिस जब ब्रेक होगा तो आइसोलेटेड गैसेस आयंस में ही ब्रेक होगा। लेकिन ये जो आइसोलेटेड गैसेस आयंस है दोबारा कंबाइन करके फिर से NaCl सॉलिड बना सकते हैं, है ना, फिर से बना सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी हमने देखा नहीं होगा कि NaCl का टुकड़ा जो है ना पानी में डिजॉल्व हुआ हो और थोड़ी देर के बाद हमें दोबारा मिल गया हो, ऐसा होता नहीं है। और ऐसा होने का जो रीजन है कि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इसका Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन का क्या हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है। इफ वी आर डीलिंग विद द वाटर एज ए सॉल्वेंट, सो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो वाटर है, तो हम लोग इसको हाइड्रेशन बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, सॉल्वेंट इज नॉट इक्वल टू वाटर, हमारा जो लैंग्वेज होगा वो हम सॉल्वेशन बोले। जैसे मान लो इथेनॉल वगैरह है, इस तरह के कोई और पोलर कंपाउंड है ना, कोई एसिड वगैरह है, तो उसमें अगर डिजोल्व करा रहे हैं, लिक्विड अमोनिया है उसमें डिजोल्व करा रहे हैं तो अलग तरीके से आएगा, सॉल्वेशन आएगा। हम सबको पता है कि वाटर पार्टिकल जो है ना उसके पास अपना एक परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है,
उस परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने की वजह से क्या होगा कि जो Na प्लस आयन है उस Na प्लस आयन को वाटर पार्टिकल क्या करेंगे, सराउंड करेंगे इस तरीके से, कौन से आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स से, जो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। इस तरीके से ये जो आयन बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Na प्लस एक्वस, है ना। और बोले प्रोनाउंस कैसे करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड सोडियम आयन, ठीक है, इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। ओके, सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली Cl माइनस आयन भी क्या करेगा, Cl माइनस आयन के पास नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास H एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो H एटम क्या करेगा, H एटम वाला सेंटर को ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स से क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा वो H एटम के थ्रू बनेगा, प्लस वाले इसको अप्रोच करेंगे, और यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा वो माइनस वाले सेंटर से बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं किसी को। तो ये जो आयन बनेगा दैट आयन इज कॉल्ड Cl माइनस एंड एक्वस आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड। प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड क्लोराइड आयंस, है ना, इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। तो इसको नोट कर लो, तो ये बन जाएगा। अब होता क्या है कि मेरा एक क्वेश्चन यही है कि आखिर लैटिस किसने ब्रेक किया है, यहाँ पे जो लैटिस ब्रेक हुआ है ये किसने ब्रेक किया है ना, NaCl का। लैटिस किसने ब्रेक किया है NaCl का, वाटर ने कैसे ब्रेक किया है सुखमन, वाटर ने कैसे ब्रेक किया है, हाइड्रेशन करके, ठीक है। ओके, क्या लगता है आपको हाइड्रेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, एंडोथर्मिक होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन कैसा होना चाहिए, हाँ प्रोसेस ऑफ अरे यार, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन जो होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन शुड बी एक्सोथर्मिक, है ना। गिव मी 1 मिनट, है ना, 1 मिनट देना मुझे, मेरा यार दरवाजा बंद कर दो, क्या है आवाज आ रही बार बार। सो प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन शुड बी क्या होगा, इट शुड बी एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक होता है। और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली होता क्या है कि यही जो एनर्जी रिलीज होती है, होता क्या है कि जो NaCl का जो क्रिस्टल आप मिलाओगे पानी के अंदर, उसके कुछ जो बाहर के साइड में इस कॉर्नर ऑर्नर पे जो होंगे ना, बाहर के साइड में कुछ आयंस होंगे जो लूजली बाउंडेड होंगे, उनको वाटर पार्टिकल हिट करेगा, हिट कर, है ना, हिटिंग होगी उनके ऐसे करके, है ना, वाटर पार्टिकल से। तो हो सकता है एक Na प्लस आयन या एक Cl माइनस आयन कुछ निकले बाहर, जैसे ही बाहर निकलेंगे टूटेंगे तो फटाफट फटाफट इनका क्या होगा, हाइड्रेशन चालू हो जाएगा। हाइड्रेशन से क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना, हाइड्रेशन से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वो हाइड्रेशन वाली जो एनर्जी रिलीज होगी वो फर्दर इसके लैटिस को ब्रेक करेगी, दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली, है ना, वो इसको ब्रेक करेगा और लगातार लैटिस क्या होगा, ब्रेक होना चालू होगा, तो इस तरीके से होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयनिक कंपाउंड के जो ब्रेकिंग करने का जो प्रोसेस है, आयनिक कंपाउंड को जो लैटिस एनर्जी प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है या जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, आयनिक कंपाउंड को लैटिस एनर्जी ड्यूरिंग द सॉल्वेशन या ड्यूरिंग द, जब वो सॉल्बिलिटी की बात चल रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, जब आप उसे डिसॉल्व करा रहे हो, तो लैटिस एनर्जी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है, सॉल्वेंट की, है ना। सॉल्वेंट की होगी और थ्रू कैसे होगी बोलो, हाइड्रेशन प्रोसेस से होगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यार हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो लैटिस एनर्जी से बड़ी होनी चाहिए, किसके लिए, हाँ ये क्या हो जाएगा, दिस शुड बिकम द कंडीशन ऑफ सॉल्बिलिटी। एग्री करते हो आप लोग, सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, ये होता जाएगा। और
ये होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, बट इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है लैटिस एनर्जी से, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप मान के चलो कि 100% सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या हो जाएगा, मॉडरेट सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। और अगर लगभग ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है कि ये बराबर जैसे कुछ आसपास ही वैल्यूज आ रही हैं, है ना, इन जनरल तो क्या होता है, इन जनरल तो बड़ा ही होता है, हाइड्रेशन एनर्जी थोड़ा बहुत बड़ा होता ही होता है, ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है, समझे, क्योंकि इन जनरल तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बड़ी ही होती है, तो इस क्या बोलोगे फिर, क्या हो जाएगा, स्पेरेंगली सॉल्वेबल हो जाएगा। मोस्टली वी आर डीलिंग विद दिस, है ना। तो जब हम बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है ना वो क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या है, वो पानी में 100 सॉल्युबल है, तो हम लोग कह रहे हैं उस समय हम मान के चल रहे होते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो लैटिस एनर्जी से क्या है, काफ़ी बड़ा होगा, तभी जाके क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग करते हैं, अब थोड़ा सा हाइड्रेशन एनर्जी को समझते हैं, और है फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी के जो फैक्टर को हम लोग पहले देखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी है ना कैसे कैसे अफेक्ट करता है, उसको देख लेते हैं। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसके लिए सबसे पहला है वो है चार्ज ऑन आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जेड प्लस, ये क्या हुआ, गिव मी 1 मिनट, है ना। के लिए भी यही ऑर्डर आता है। सेकेंड में भी यही आएगा, बेरिलियम का ही सबसे ज्यादा आ रहा है, उसी का सेम आ रहा है, एक जैसा ही चल रहा है। यार आज ही डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आयनिक मोबिलिटी की अगर बात करते हैं तो आयनिक मोबिलिटी में भी क्या होगा आपका, लिथियम एक्वस है, हेवली हाइड्रेटेड होने की वजह से क्या होता है, उसकी आयनिक मोबिलिटी, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे और तो जो जो ये लिथियम आयन होगा ना वो सबसे स्लो मूव करेगा, ये सबसे स्लो मूव करेगा, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी में ना। और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अगर बात करें तो इस तरीके से आएगा, LiCl का सबसे कम आएगा, फिर NaCl का आएगा, KCl का आएगा, फिर RbCl का आएगा, फिर CsCl का आएगा। मतलब अपन ने Cl माइनस तो कॉमन कर दिया, तो Cl माइनस कॉमन करने से क्या हुआ कि उस पर डिपेंडेंस हट गया, अब जिसका कैटायन स्लो मूव करेगा उसकी कंडक्टेंस कम आ जाएगी। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन जो है ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके से, है ना। और सिमिलरली आप उसका सेकेंड डे वाले का भी वैसे ही का वैसा है। थर्ड जो फैक्टर है वो ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या सॉल्वेंट, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या सॉल्वेंट, है ना। इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की अगर बात करें तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट यही है कि अगर अपने दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन है, और ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, मान लो इस समय अभी, है ना, ये भी वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मान लो F0 फोर्स लग रहा है इनके बीच में। अब इतनी ही डिस्टेंस पर, ये जो R0 डिस्टेंस है इनके बीच का, इतनी डिस्टेंस पर आपने क्या किया, आप इनको कहाँ लेकर आ गए, आप इनको पानी के अंदर लेकर आ गए, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन को R0 डिस्टेंस पे
आप इनको वाटर के अंदर लेकर आ गए। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं के से लिख रहा हूँ, 80 होता है, 80 होता है, कुछ लोग 81 भी देते हैं ना। तो यहाँ पे इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, वो F0/80 हो जाएगा। ये बेसिक फंडा है किसका, है ना, ये जो है ना, ये फंडा है किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। द फैक्टर बाय विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, उसके रिस्पेक्ट में कितना डिक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का जो अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी का जो मेजरमेंट होता है, या पोलैरिटी का जो मेजरमेंट होता है ना, जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, उस डाइपोल पूरा पूरा जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या बन जाता है, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, है ना। ओके, नहीं ये एक्वस में ही कर रहा हूँ, है ना, एक्वस में ही करेंगे इसको, इस वाले को एक्वस में ही करेंगे ना, एक्वस में हर्षल। ठीक है, मॉल्टेन में चेंज हो सकता है, मॉल्टेन में जब होगा ना तो चेंज हो सकता है, उल्टा हो सकता है ना, उसमें उल्टा होगा। ये एक्वस में ही चल रहा है अपना, क्योंकि अपन हाइड्रेशन के फ्रेम में काम कर रहे हैं ना, तो उसी को लिख रहा हूँ। तो ये जाएगा इस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं जो आपका वाटर की जो पोलैरिटी है वो भी जो है ना, Na+NaCl- के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको वीक करने में काम आता है। तो वो हिटिंग है, जो ब्रेकिंग है ना, वो काफी आसान हो जाती है और सॉल्बिलिटी आसान हो जाती है आपके लिए। तो हाइड्रेशन एनर्जी का कहीं ना कहीं जो देखा जाता है वो इस तरीके से 1/1 - ये वाली इस तरीके का डिपेंडेंस आता है। ये जो डिपेंडेंस है, ये वाला डिपेंडेंस आता है, ध्यान रखिएगा ऐसे करके। ठीक है, तो आप जैसे के बढ़ाओगे, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओगे, तो क्या होगा, तो 1/k क्या हो जाएगा बोलो, वो तो कम हो जाएगा। तो ये कम हो जाएगा तो 1 - 1/k की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, वो बढ़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा बोलो, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बोलो, बढ़ जाएगी। हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो हम लोग बोलेंगे कि सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्बिलिटी भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है ना वो कुछ चलता है इसके अंदर, है ना। कर लेना, इस पे सब छोटे मोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये तो हो गया हाइड्रेशन का इंट्रोडक्शन, है ना। एनायन की अगर बात करें तो मेरे पास एनायंस की अगर बात करें, कैटायंस का तो डिस्कशन हो गया। अगर एनायंस की बात करें तो मेरे पास हेलोजन फैमिली जो सॉल्ट बनाते हैं, उनके हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है, और इसका ट्रू ऑर्डर वैल्यूज भी अवेलेबल है ना। तो यही रहता है इनकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो ये इस बात को सेटिस्फाई करते हैं, ये वाला जो ये जो ऑर्डर है, ये वाला जो है ना, इसको ये फॉलो करते हैं एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, इसको ये फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। ओके, तो कि जैसे मतलब जो हेलोजन्स होते हैं उनका भी यही ऑर्डर है एक्चुअली, ये है, और इनकी वैल्यूज भी है। मैं पी ब्लॉक वगैरह जब पढ़ाता हूँ तो वैल्यूज भी देता हूँ, जब ये पढ़ाते हैं इनकी ऑर्डर वगैरह को। अभी कहीं रखा होगा नोट्स, पी ब्लॉक का दिख नहीं रहा है। वैल्यूज वैल्यूज भी है अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं, तुम तो ऑर्डर याद रखो, वैल्यूज याद तो वैसे भी रखोगे, ये चलेगा, है ना। ठीक है, सही कह, तो रहेगा। लेकिन एनायन में थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि एक नेगेटिव चार्ज आने से कितना साइज बढ़ जाएगा, जैसे H- का साइज जो है ना आयोडीन के बराबर पहुंच जाता है, तो कितना साइज बढ़ जाएगा वो अपने को आइडिया लगता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्बिलिटी है, उसका जो गवर्निंग फैक्टर है वो कैटायन है। कहीं ना कहीं मतलब कैटायन जो होगा ना वो डिसाइडिंग फैक्टर, उसकी हाइड्रेशन जो है ना वही मेन डिसाइडिंग फैक्टर बनती है, क्योंकि एनायन का तो साइज बड़ा हो जाता है। और मैंने देखी है मतलब वैल्यूज वगैरह, मतलब इनकी एनायन वगैरह की वैल्यूज ज़्यादा उसमें नहीं आती है, मतलब 300 400 500 किलो जूल पर मोल, इससे ज़्यादा नहीं देखा मैंने डेटा। जबकि मैंने अभी आपको एल्युमिनियम का बताया था, तो आपको बता था कि वो 3000 के ऊपर है, मतलब 3400 के आसपास, 3500 के आसपास किलो जूल पर मोल के आसपास का डेटा है ना, इस तरीके से। HF वीक क्यों होता है, मतलब क्या कह रहे हो सुखमन, वीक मतलब कैसा वीक। वीक एसिड वो तो दूसरे तरीके से गवर्न होती है ना। वीक एसिड तो साइज से गवर्न होता है ना, इस बॉन्ड लेंथ से गवर्न होता है ना। HF है, HCl है, HBr है, HI है, ऐसे। तो बॉन्ड लेंथ से गवर्न होता है ना, बॉन्ड लेंथ जो है ना। हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है,
उसका इतनी ज्यादा नहीं कि वो वाला फैक्टर बहुत ज्यादा वो नहीं है ना, वो ज्यादा नहीं है। ये जो HF जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, ये मेन फैक्टर है यहाँ पे। इनमें बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है, चिंता मत करो, है ना, इस तरीके से ज्यादा था, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो फैक्टर यहाँ नहीं लगता है। ठीक है सुकुमार, ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज चलता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज चलता है। और दूसरा जो हम लोग बताते हैं वो और कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी, है ना, कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी, ये वाला फैक्टर, कितनी आसानी से डिसोसिएशन हुआ, आयनाइजेशन हुआ, और फिर कितना ज्यादा ये जो एनायन है ना, ये क्या हो रहा है, ये स्टेबलाइज हो रहा है, इससे बताते हैं। तो उसमें आई माइनस आयन की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है और सबसे आसानी से ब्रेकिंग है, एंड दैट्स व्हाई HI बिकम द स्ट्रॉन्गर एसिड। ये चलता है मेनली, है ना, इस तरीके से रहेगा। देखूं क्या, वैल्यूज वैल्यूज चाहिए क्या, बताओ। वैल्यूज दूं? एफ माइनस एल माइनस का चाहिए क्या, बोलो, या चल जाएगा काम? जल्दी बोलो, टाइम अगर चाहिए तो फिर मैं उठूं, लाऊं। चलो गिव मी 1 मिनट, मैं अभी लेके आता हूँ। 1 मिनट तो मैं कर ही देता हूँ इसको पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसमें जो एफ माइनस आयन की जो वैल्यू है, डिसएनर्जी की जो वैल्यू है, लिख लो आप इसमें FCl दिया और आई माइनस आयन है, ये 515 है, ये 381 है, 347 है, 305 है, ये किलो जूल कर लो। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना नहीं है कि आपका ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पाया। सुखमान समझ में आया? जरूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा, क्योंकि आप देखो ठीक ठाक छोटा आयन है, मतलब एफ माइनस आयन ठीक ठाक छोटा आयन है, काफी सॉल्ट में जाता भी है, आता भी है। ज्यादातर आप सॉल्ट कौन से पढ़ते हैं, क्लोराइड है, एराइड है, इन्हीं को पढ़ते हैं आप, है ना। ठीक है, इस तरीके से रहता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, तो मेन डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना, वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी है और बॉन्ड एनर्जी है, वो है। इसको ज्यादा हम लोग नहीं डालते हैं इसमें। नाउ आगे बात करते हैं इसमें, इसके लिए डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूट में नेक्स्ट आगे करो आप लोग सॉल्बिलिटी ऑर्डर। solubility orders of ionic compound. आयनिक कंपाउंड की जब सॉल्बिलिटी का स्टडी किया गया, है ना, तो उसमें ये कहा गया कि कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस का जो डिफरेंस है वो 0.8 एंगस्ट्रॉम अगर होगा, है ना, और इससे अगर ज्यादा हो गया, मिनिमम ना हो, तो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, वो सॉल्वेबल होता है ना। ऐसा अगर आपको मिलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे लिख लो आप साइड में, अगर ऐसा होता है तो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड इज सॉल्वेबल, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने माइक अलग रख दिया था। ये समझ में आ गया ना, ये वाला नोट कर लिया ना सबने।
है ना, ठीक है। और तो ये मैं बता रहा था इसमें यहाँ पे कि भाई ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है बहुत बड़ा, क्योंकि ज्यादा वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है, तो डिसाइडिंग नहीं होगा। ये डिसाइड आ गया होगा, सुकुमार समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आ गया होगा। सॉल्बिलिटी ऑर्डर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये देखा, ये लोगों ने प्रैक्टिकली वॉच किया है, लोगों ने ऐसा एक डेटा इकट्ठा किया है कि कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस में अगर जो डिफरेंस है वो 0.8 एंगस्ट्रॉम या इससे ज्यादा का डिफरेंस अगर है तो आयनिक कंपाउंड इज सॉल्युबल, तब आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस इन रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन की जो रेडियस का डिफरेंस है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि सॉल्युबिलिटी आएगी। मतलब अगर आपके पास कहीं आपको ये फील आ रहा है कि स्मॉल साइज कैटायन है और लार्ज साइज एनायन है, ऐसा ऐसा सिचुएशन आपको दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी दिखाई देगी, ये कंपाउंड सॉल्युबल होगा, आयनिक कंपाउंड, ऐसा लोग कहते हैं, है ना, ऐसा लोगों का ऑब्जर्वेशन है। या फिर उल्टा हो जाए कि भाई बड़ा साइज का कैटायन हो जाए और छोटे साइज का एनायन हो जाए, तो भी आपको दिखाई देगा कि यार ये सॉल्युबल होगा, ऐसा लोगों का ऑब्जर्वेशन है ना, ऐसा लोगों का ऑब्जर्वेशन है। लेकिन लोगों का ऑब्जर्वेशन ये नहीं है कि छोटा सा कैटायन है और छोटा सा एनायन है तो पाते हैं कि वो इनसॉल्युबल हो जाता है या पार्शली सॉल्युबल वगैरह, मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। इवन बड़ा कैटायन अगर है और बड़ा एनायन भी है तो भी साइज डिफरेंस कम हो जाएगा, तो भी यहाँ पे क्या होता है, इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इनसॉल्युबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे जब भी साइज डिफरेंस ज्यादा होता है तो हम देखते हैं कि हाइड्रेस एनर्जी काफी ज्यादा डोमिनेट करती है लैटिस एनर्जी पर। यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रेस एनर्जी जो होती है डोमिनेट करती है किस पर, लैटिस एनर्जी पर, ठीक है। यहाँ पे वही सिचुएशन है, हाइड्रेस एनर्जी जो है ना वो ग्रेटर एंड इक्वल टू लैटिस एनर्जी आ जाएगी, और यहाँ पर भी हाइड्रेस एनर्जी जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू लैटिस एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हाइड्रेस एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो लैटिस से ज्यादा ही होती है ना, लैटिस से ज्यादा ही होती है। कुछ ना कुछ तो सॉल्युबल होता ही होता है ना, 1-2%, 5%, 4% तो सॉल्युबल आता ही आता है, वरना फिर वो जो हमने आयनिक कंपाउंड में, सॉरी, जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में जो केएसपी वाले क्वेश्चन पढ़े हैं ना, वो एक भी नहीं आएंगे अगर हम ये वाली कंडीशन को नहीं मानते हैं। तो ये सिचुएशन आती है ना, ठीक है। इसके बेसिस पर हमने क्या किया, इसके बेसिस पर हमने कुछ सॉल्युबिलिटी जो ऑर्डर्स हैं वो हमने बनाए हैं, है ना। इसके बेसिस पे हमने कुछ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स बनाए हैं, और वो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर्स जो है ना मैं आपको लिखता हूँ, गिव मी 1 मिनट। So these are the solubility orders। आप लोग एक एक करके अपनी कॉपी में फटाफट लिख लो solubility orders जो लिखे हुए हैं इस समय बोर्ड, हाँ, दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके solubility orders आप अपनी कॉपी में लिख लो, मैं भी लिख देता हूँ अपने उसमें, तुम लोग भी लिख लो। LIBr, NABr, KBr और CSBr। दूसरा ऑर्डर है LiClO4, NaClO4, KClO4 और RbClO4 और CsClO4। तीसरा ऑर्डर है लिथियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का, फिर पोटेशियम नाइट्रेट है, रुबिडियम नाइट्रेट है, सीजियम नाइट्रेट है, BeCO3 है,
6 नंबर पर आपका बेरिलियम के हैलाइड का है। सेवन नंबर में लिथियम कार्बोनेट। अब ऑर्डर उल्टा हो रहा है, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट। 8 नंबर में है NaSCO3, KSCO3, ठीक है। और 9th नंबर है HEF, AgCl, ACPR, ACI। 10th नंबर में है PbF2, PbCl2, PbBr2। नोट कर लिया आप लोगों ने, है ना? हो गया नोट सब लोगों का? नोट कर लो आप, ये पूरे 10 एक एग्जाम्पल नोट कर लो, है ना? हो गया? चलिए देखो, सो दीज आर द ऑर्डर्स आपने यहाँ पे पढ़े, है ना? तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि छोटा कटायन है, यहाँ पे लिथियम छोटा कटायन है, अपनी फैमिली का सबसे छोटा है। और ये जो है ना वो क्या, ब्रोमाइड के बारे में बात हो रही है। जैसे जैसे यहाँ पे आप साइज कटायन का बढ़ाते जा रहे हैं, आखिरी में जाके सॉल्बिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। कम होने का रीजन है कि दोनों बड़े बड़े हो गए साइज में, तो क्या होगा, डिफरेंस कम हो गया। डिफरेंस कम हो गया तो सॉल्बिलिटी जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके के ऑर्डर है, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, लिथियम है, सोडियम, यहाँ पर भी उसी तरीके से हो रहा है कि ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ClO4 माइनस आयन एक ठीक ठाक तरीके का आयन होना चाहिए, बड़ा आयन होना चाहिए, स्फेरिकल साइज इसका ClO4 माइनस आयन का, है ना? बड़ा बड़ा एक स्फेरिकल साइज होना चाहिए। और एग्री करते हो इस बात से, आप लोग करते होगे, क्योंकि Cl एटम खुद ही अपने आप में बड़ा एटम है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, चार चार वो एटम सराउंड कर रहे हैं, तो एक बड़ा एनायन है। अब उसके साथ आप जब बड़ा कैटायन लगा दोगे तो उसका साइज डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उससे सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, बोलो, कम हो जाएगी। तो ये जो सॉल्बिलिटी ऑर्डर है, ये जितने भी डिक्रीज वाले जितने भी लिख रहे हैं वो सब इसी तरीके से हैं कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, लेफ्ट राइट या टॉप टू बॉटम, जैसा भी आप करें इसको लिखें, तो दो तरीके की सिचुएशन है। एक तो आपको डिक्रीज वाला एक्सप्लेन करना है, और एक आपको इंक्रीज वाला एक्सप्लेन करना है। जब भी आपको डिक्रीज वाला आपको एक्सप्लेन करना हो किसी को, जैसे लेट्स से यू हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, है ना, या किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं सेकंड वाले का, है ना? तो आप ये बोलोगे कि आप जब आप ऐसे मूव कर रहे हो, यूं जा रहे हो, तो लगातार क्या हो रहा है, कैटायन और एनायन के बीच का साइज डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस क्या हो रहा है, बोलो? हाँ, वो कम हो रहा है
है ना, कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस कम होता जाएगा तो क्या होगा, जो हाइड्रेशन एनर्जी है और जो लैटिस एनर्जी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कम होने लगेगा। शुरुआत में जब कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस ज़्यादा होता है ना, कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस जब ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो लैटिस एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है ना। और जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होता जाता है, जैसे जैसे साइज के बीच का डिफरेंस कम होता है, वैसे वैसे क्या होता है, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाती है, उनके बीच का गैप कम होने लगता है, उनके बीच का गैप कम होने लगता है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली हाइड्रेशन एनर्जी बड़ी ही रहती है लैटिस एनर्जी से। तो जैसे जैसे उनके बीच का डिफरेंस कम होने लगता है तो वैसे वैसे उनकी सॉल्बिलिटी भी कम होने लगती है। बस आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन डिक्रीजेस, डिफरेंस ऑफ द साइज ऑफ कैटायन एंड डिक्रीजेस, ये तो आपको लिखना है पहला लाइन। फिर लिखना है कि उसके बाद लिखना है देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस एंड देयरफॉर सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस। ये इसका एक कॉमन आंसर बनता है डिक्रीज इन सॉल्बिलिटी को एक्सप्लेन करने का। थोड़ा कोई डिटेल में जाना चाहता है सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं यही समझाता हूँ कि भाई देखो, हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना उसमें 1/r प्लस है, और दूसरा वाला जो है ना हाइड्रेशन एनर्जी उसमें 1/r माइनस है। कितना भी ये छोटा बड़ा कैसा भी बना रहे, ये आपको आप निगलेक्ट नहीं कर पाओगे। जबकि लैटिस एनर्जी में क्या होगा, लैटिस एनर्जी में सिचुएशन ये है कि कैटायन और एनायन दोनों होते हैं। जब आप ये कहते हैं कि कैटायन बड़ा है साइज में, है ना, कैटायन बड़ा या एनायन बड़ा, दो में से कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप ये कहते हैं तो ये लैटिस एनर्जी जो बन जाएगी 1/r प्लस ही बन जाएगी। ठीक है। और तो और या जब आप कहते हैं कि सर R प्लस आयन छोटा है लेकिन एनायन बड़ा है, काफी बड़ा डिफरेंस है, तो फिर ये लैटिस एनर्जी क्या बन जाएगी, बोलो 1/r माइनस आयन बन जाएगी। बिकॉज इसमें से एक निगलेक्ट हो जाता है, इसमें से और इसमें से एक निगलेक्ट हो जाता है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी वाले केस में क्योंकि ये जो रेडियस है अलग अलग उसमें है ना, अलग अलग उसमें है, इसलिए ये निगलेक्ट नहीं होती है। इसीलिए क्या होगा कि इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन हमेशा दिखाई देगा। समझे? तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल थिंकिंग है जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, जिसको यूज करके आप समझ सकते हो कि हाँ ये है कि डिफरेंसेस जो है ना वो कैसे चलता है इस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ये कर लेना। और अगर कभी डिक्रीज के बाद अगर इंक्रीज कभी आ जाए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, 7 नंबर एग्जाम्पल है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलोगे इसमें? इसमें यही बोलना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है ना वो डिफरेंस बढ़ रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, बोलो? वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगी। बस यही बताना है इसमें 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 इस तरीके से। 9 और 10 नंबर जो है ना वो थोड़ा अलग है। 9 और 10 नंबर जो सॉल्बिलिटी है वो यहाँ पे साइज डिफरेंस तो बढ़ रहा है ना, आई माइनस यहाँ पे अगर आप ऐसे जाओगे ना, ऐसे जाओगे तो यहाँ पे जो है ना वो साइज जो है ना, साइज जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो बढ़ता है, लेकिन फिर भी सॉल्बिलिटी घटती है इन दोनों केस में। इन दोनों केस में जहाँ पे साइज डिफरेंस अगर देखें तो साइज डिफरेंस बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सॉल्बिलिटी घटती है। तो इसके सॉल्बिलिटी के घटने को जो है 9 और 10 एग्जाम्पल जो है ना वो हम लोग किससे एक्सप्लेन करते हैं, वो हम लोग फजान रूल से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा था, साइज डिफरेंस वाला फैक्टर काफी अच्छा चला, काफी अच्छे से समझाते भी हैं, लेकिन उसके बाद है ना 7 और 8 का, 7 और 8 का जो साइज डिफरेंस है, हाँ लैटिस एनर्जी वाले पार्ट पे, इसमें इसमें मेरे हिसाब से जो है ना ये जो कैटायन का इसमें यहाँ पे ये रहा होगा, ऐसा कुछ रहा रहना चाहिए, मुझे मुझे फील आ रहा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए सुखमन, ये सिचुएशन आनी चाहिए इसका केस में। बाकी केस में उल्टा आ रहा था, जैसे इधर कहीं, जैसे यहाँ देखेंगे ना 2 नंबर एग्जाम्पल में, तो 2 नंबर एग्जाम्पल में जो सिचुएशन यहाँ पर है उसमें R माइनस आयन बड़ा है R प्लस आयन से। ठीक है, ये डिफरेंस कम होता जा रहा है। यहाँ पे कैटायन, यहाँ पे कार्बोनेट आयन बड़ा नहीं आएगा, बाइकार्बोनेट आयन बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे कैटायन का साइज जो हो जाएगा वो डोमिनेटिंग हो जाएगा एनायन के साइज से।
इस वजह से साइज जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्डर बनना चाहिए ना, ये कंफर्म है, मतलब ये ऑर्डर तो सही है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, इसी ये लैटिस एनर्जी हाइडिस एनर्जी वाले पार्ट पर ही आता है, फजान रूल वाले पार्ट पर ये नहीं आता है ना। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन के बीच का डिफरेंस कुछ इस तरीके से, जो कैटायन है वो बड़ा है एक्चुअली इसके केस में, यहाँ पे लगभग सेम ही रहेगा, छोटा कैटायन है, फिर कैटायन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एनायन का हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 में भी जो है ना बेरियम कार्बोनेट वगैरह में, हाँ यहाँ पर भी हम लोग कैसे कर सकते हैं इस वाले केस को, सल्फेट आयन है और कार्बोनेट आयन है ना यहाँ पर। तो इसको तो कर सकते हो, क्योंकि बेरिलियम यहाँ पे बेरिलियम 2+ है, मैग्नीशियम 2+ है, तो ये 2+ वाले तो साइज क्या हो जाता है, ज्यादा कम हो जाता है ना इनका इस केस में। तो यहाँ पे हम लोग 2+ वाले के वजह से क्या होगा, अचानक साइज कम हो जाएगा। तो इस ऑर्डर को वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, BeCO3 को अपन को हाईएस्ट रखना है, तो BeCO3 को हाईएस्ट रखना है और लगातार यहाँ पे साइज ये घटाना है ना, तो फिर यही वाला ऑर्डर करो ना इस तरीके से, जैसा सेकंड में किया था ना, सेकंड वाले केस में जैसे R- आयन का वैल्यू किससे ज्यादा होगा, R+ से ज्यादा होगा, ऐसे। ये होना चाहिए। लिथियम नाइट कार्बोनेट, और तुम क्या कह रहे हो, कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन का साइज लगभग सेम है, कार्बोनेट आयन का लगभग सेम है। ओके, हाँ तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है, उससे क्या दिक्कत आ रही है, तीसरा और चौथा ऑर्डर सही बैठेगा, कोई समस्या थोड़ी ना है सुखमन। नहीं तो फिर से थर्ड और सेवन तो सेम नहीं हो जाएगा ना। थर्ड और 7 को सेम होना चाहिए, यार सेम तो नहीं आ रहा है इसमें, सेम तो नहीं है, ऑर्डर तो सही है लिखे हैं, तुम कह रहे थे एक बार और मैं कंफर्म कर लेता हूँ, है ना, लेकिन ऑर्डर सही है तो सही, क्योंकि मैंने इसीलिए जो पढ़ाया था उसके हिसाब से ही। कहाँ गई यार, किताब भी दिख नहीं रही है। सारा कंटेंट ये भी चला गया।
ऑर्डर तो सही है यार बेटा, ऑर्डर तो जो है ना वो सही है, और इसी पे बेसिस पर ही है, मतलब रिलेटिव डिक्रीज के हिसाब से है, मतलब उसका ऑर्डर। इसमें द फॉर द कंपाउंड हैविंग सेम एनायन प्लस therefore hydration energy is directly proportional to the cation. और चलो ये तो सही है यार, ऑर्डर तो है ना, ऑर्डर तो ये सही लिखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर में चेंज नहीं आएगा। हाँ इसमें जरूर थोड़ा सा दिया हुआ है, और चाहो तो मैं फोटो खींच देता हूँ इसका, देख लो चाहो तो, ये भी कर सकते हैं, अपन दे देंगे, मैं इसका दे दूंगा आपको। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि थोड़ा सा रिलेटिव डिक्रीज के बारे में लिखा है, वैसे तो नहीं लिखा हुआ है। और जो कैटायन का रेडियस एनायन से ज्यादा है, जहां पर कैटायन का रेडियस जहां पे एनायन से ज्यादा है, वो ये वाला केस है, बिल्कुल सही है। 7th और 8th केस जो है ना, उसमें कैटायन का रेडियस एनायन से ज्यादा है, ये तो सही कंफर्म है। 7th और 8th का जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है वो कंफर्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें दे रखा है, मतलब इसमें दिया हुआ है बुक में, है ना, ये तो सही है। और इसमें जरूर थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा कुछ थर्मोडायनेमिक्स का इन्वॉल्वमेंट लिया हुआ है इस वाले केस में, इस वाले केस में रिलेटिव डिक्रीज बोला गया है लिथियम और एन के, है ना, रिलेटिव जो है ना, रिलेटिव डिक्रीज के बारे में डिस्कशन है, और थोड़ा सा डेल्टा जी को निगेटिव करके समझाया गया है ना। लेकिन ठीक है, वो उधर जाएंगे ना तो फिर वो गड़बड़ी करेगा फिर, और हर एक केस का एक नया फ्रंट खुल जाएगा हर एक ऑर्डर का, वो ठीक नहीं है अपने लिए, तो अपन इसको ऐसे ही याद कर ले, ठीक है। और कुछ नहीं, मतलब और बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं है, सब सही चल रहा है इसमें। इसको तो आप ऐसे ही याद, जैसा मैंने बताया ना, आप इसको वैसे ही याद कर लो, ज्यादा बढ़िया है, मतलब कैटायन नाइन के रेडियस वाले से, उसी से कर लो, सही रहेगा। एनायन का रेडियस बड़ा है, उसी से कर लो। सुखमान आई बात समझ में? कंफर्म कर लिया मैंने, सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भाई तुम कह रहे हो तो एक बार देख लेते हैं, है ना, यही ऑर्डर रहेगा इसमें, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें क्या बचा, आयनिक कंपाउंड का ये हो जाएगा, हाँ ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फजान रूल की बात कर लेते हैं, है ना। तो फजान रूल में क्या होगा, फजान रूल के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो ये वाला केस था, ये वाला जहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कह रहा है कि सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी इस वाले केस में, ये जो पहला केस हमने पढ़ा था, है ना। और फजान ने समझाया कि इसी वाले केस में थोड़ी समस्या हो सकती है, और सॉल्बिलिटी अचानक डिक्रीज भी कर सकती है ना, इस वाले केस में। और जैसा कि यहाँ देखने को मिल रहा था किसमें, एजीआई के केस में, है ना, PbI2 के केस में ऐसा देखने को हमको मिल रहा था, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा इस वाले केस में, कि जब हमारे सिचुएशन ही होगा जब हमारे पास स्मॉल साइज कैटायन होगा, स्मॉल साइज कैटायन होगा, और लार्ज साइज एनायन होगा,
लार्ज साइज एनायन होगा। तो स्मॉल साइज कैटायन से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया था कैटायन को, एनायन को, वो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे करके। वो उतना ज़्यादा टाइटली होल्ड कर नहीं पाएगा इसको, तो इसको क्या करेगा, पोलराइज करेगा अपनी तरफ इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल थी जिसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया था, इसकी जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगी एनायन की, उनके बीच में कुछ पार्शियल ओवरलैपिंग चालू हो जाएगी। उस पार्शियल ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा कि कोवेलेंट करेक्टर क्रिएट होगा। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके एक परफेक्ट आयनिक बॉन्ड बनाना चाह रहे थे। तो ना तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ और ना ही 50-50% की क्या हुई, शेयरिंग हुई। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एक पोलराइजेशन क्रिएट होता है और उसकी वजह से क्या आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, हम लोग ये कहते हैं कि मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, more is the polarization, more is the covalent character, less is the solubility। ठीक है, उतना ही क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो ये रह जाएगा, है ना। तो मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस इज द सॉल्युबिलिटी। अब सवाल उठता है कि जो पोलराइजेशन हो रहा है ना, तो पोलराइजेशन कौन कर रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है कैटायन, और पोलराइज हो कौन रहा है, वो होता है एनायन। तो इन दोनों पे चीजें डिपेंड करना स्टार्ट करती हैं। तो फजान रूल के लिए मेनली जो कंडीशंस हैं, है ना, कंडीशंस क्या है फजान रूल के लिए, उस पर देख लेते हैं। तो कंडीशंस फॉर फजान रूल्स जो होती हैं, कंडीशंस फॉर फजान रूल जो होती हैं वो क्या होती हैं। कंडीशंस फॉर फजान रूल्स में होता है कि एक तो होता है स्मॉल साइज कैटायन, तो स्मॉल साइज कैटायन, ठीक है, स्मॉल साइज कैटायन एक तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि लार्ज साइज हो जाए, सॉरी लार्ज या मोर, लार्ज तो नहीं लिखना चाहिए, मोर चार्ज लिख दो, ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी जो है ना वो है मोर चार्ज ऑन कैटायन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको। ठीक है, तीसरी बात जो है ना वो है स्यूडो इनर्ट या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ये तीन बातें जो है ना कैटायन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर फजान रूल। और ये हम लोग पहले किसकी बात कर रहे हैं, पहले हम लोग कैटायन की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग किसकी बात करेंगे, अभी हम लोग कैटायन की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग एनायन की बात करेंगे। कैटायन के लिए जो टर्म डिफाइन होता है दैट टर्म इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। कैटायन की होती है पोलराइजिंग पावर और एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी, है ना, इस तरीके से रहता है। कैटायन पोलराइज करता है, एनायन पोलराइज होता है। ठीक है, तो स्मॉल साइज कैटायन में क्या फायदा है, जैसे कि ये देखा जाता है, जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। तो पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर है वो ये है, एक्चुअली पोलराइजिंग पावर पीपी का जो ऑर्डर है वो ये है। छोटे साइज का जो कैटायन होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ लिथियम आर कोवेलेंट, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि लिथियम प्लस आयन क्या करता है, फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो एक तरह से इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है अपनी फैमिली के अंदर, एक तरह से एक्सेप्शनल बिहेवियर रहता है। वहीं अगर हम सेकेंड डे की बात करें तो सेकेंड डे वाले केस में भी यही होता है कि B2+
फिर मैग्नीशियम 2+, और उसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम हो जाता है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्शियम हो जाता है, उसके बाद बेरियम हो जाता है। ये इसकी भी, ये क्या है, इसकी पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर है ना। ये भी इसकी पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर रहता है इस तरीके से। और अगर पोलराइजिंग पावर को अगर हम कंपेयर करें तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो सेकंड ए का जो होगा पोलराइजिंग पावर, वो क्या होगा, वो फर्स्ट ए से ज़्यादा होगा, और काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए सेकंड ए आयनिक कंपाउंड्स आर more covalent than फर्स्ट ए आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये रहता है। तो पोलराइजिंग पावर हो गया, और ये आपका कैटायन वगैरह के बारे में हो गया। अब आता है चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज जैसे देखें, मोर चार्ज ऑन द कैटायन, तो सेकंड पार्ट जो है ना, सेकंड जो है ना इसका मोर चार्ज ऑन द कैटायन। एक क्वेश्चन हम लोग कभी कभी पूछते हैं पी ब्लॉक के अंदर कि SnCl2 इज अ ionic solid while SnCl2 is ionic solid while SnCl4 is a covalent liquid। तो दिख भी रहा होगा आप लोगों को कि भाई SnCl2 की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा है, Sn2+ आयन है और 2 Cl- आयन है। फिर आप देखोगे कि SnCl4 को देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज Sn4+ एंड इट इज 4 Cl- आयन, है ना। तो यहाँ पे Sn4+ का क्या होगा, इसका मोर पोलराइजिंग पावर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, है ना। तो SnCl4 का मोर पोलराइजिंग पावर होगा। तो अगर हम कोवलेंट करेक्टर की बात करें तो कोवलेंट करेक्टर की अगर बात करोगे तो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा किस में आएगा बताओ। कोवलेंट करेक्टर होगा SnCl4 में ज़्यादा होगा SnCl2 से। और आप मुझे बताएंगे कि आयनिक करेक्टर ज़्यादा किस में होगा, आयनिक करेक्टर किस में ज़्यादा होगा। SnCl2 में होगा, नहीं होगा, है ना, SnCl2 में होगा। मुझे आप आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट बता सकते हैं क्या होती है, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट। इन जनरल आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या है, क्रिस्टल होती है, सॉलिड होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि SnCl2 कैन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बिकॉज इट इज हैविंग मोर आयनिक करेक्टर। और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो तो ऑब्वियसली बात है लिक्विड वगैरह में ही पाए जाते हैं। इसीलिए SnCl4 क्या हो जाता है, वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है, मतलब जो कैटायन पे जो चार्ज बढ़ता है ना, वो चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होता है ना, वो चार्ज बढ़ने की वजह से क्या आ जाता है बोलो, वो जो कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो यही रहता है, ऐसा करके आप कर सकते हो। और आगे भी पढ़ोगे, जैसे मान लो FeOH होल ट्वाइस है और FeOH होल थ्राइस है, ऐसे करके पढ़ो, है ना। तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा किस में आएगा, किस में आएगा बोलो। इसमें +3 में कैटायन है, इसमें +2 में कैटायन है, तो इसमें ज्यादा आएगा कोवेलेंट करेक्टर। तो सॉल्बिलिटी को अगर बात करें तो वाटर सॉल्बिलिटी की अगर बात करें तो सॉल्बिलिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो वाटर सॉल्बिलिटी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो किसकी ज्यादा आएगी बोलो, FeOH होल थ्राइस की ज्यादा आएगी किससे, होल थ्राइस की इससे। ठीक है, आयनिक पढ़ लिया ना सब लोगों ने। तो KSP ज्यादा किसका आएगा, KSP ज्यादा किसका आएगा, जिसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा आएगी। तो FeOH होल ट्वाइस किसके हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं सबको पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं से सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट है वो कौन सा है, वो है हमारा स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड वाला पॉइंट, है ना। इसकी अगर हम बात करें तो हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का,
CuCl का और AgCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। NaCl में हमारे पास Na प्लस Na है, कॉपर है, यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे हमारे पास 281 है, यहाँ पे हमारे पास 28181 है, यहाँ पे हमारे पास 28181 है। जब हम Na प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा 28, कॉपर प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 2818, और सिल्वर प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 2818 बनेगा। ये जो आपको 8 दिखाई दे रहा है दैट इज NS2 NP6 होगा ऑलवेज। दैट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये जो आपको 18 दिखाई दे रहा है, ये जो आपको 18 दिखाई दे रहा है, ये जो 18 दिखाई दे रहा है, ये जो 18 आपको दोनों में दिख रहा है ना, बेसिकली ये कैसे बनेगा, ये बनेगा NS2 NP6 ND10 से बनेगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इस जगह पे मिस्टेक कर जाते हैं। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे N-1 वाला टिक मार देते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं डी ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो है ना वो कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वो ये वाला कर देते हैं। बट बी केयरफुल, यहाँ पे सभी के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसी हैं, सेम है। जैसे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 3s2 होगा, 3p6 होगा और 3d10 होगा। सो एवरीवेयर यू गेट 333। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, गड़बड़ नहीं करना है ना। मैंने कई बार मिस्टेक्स देखी हैं बच्चों की और ये सब चीज़ें गड़बड़ करते हैं, तो इसको गड़बड़ नहीं करना। तो ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो है ना 18 वाला जो सिचुएशन है, 18 वाला जो सिचुएशन है, ये आपका जो है ना NS2 NP6 ND10, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये देखा जाता है कि जो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले जो कैटायन होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ हैविंग हाई जेड इफेक्टिव। इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। क्या हमारी क्लास में सबको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जब S और P ऑर्बिटल में आता है, ठीक है, S में आए या P में एक इलेक्ट्रॉन आए, तो न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन आएगा उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे S और P के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस ठीक ठाक होती है। इसलिए जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियस में, ठीक है ना, उसकी वजह से उसका जो अट्रैक्शन पावर बढ़ता है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। होता तो है इंक्रीमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में, जब इलेक्ट्रॉन डी या एफ ऑर्बिटल में आता है, तो डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर पाए जाते हैं। इनके रिस्पेक्ट में जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्रिएट होता है, वो प्रोटॉन का अट्रैक्शन पावर एक्सेप्शनली ज़्यादा हो जाता है। डी और एफ में जब भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन आता है, उसके रिस्पेक्ट में जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्रिएट होता है, उस प्रोटॉन की जो खींचने की ताकत होती है ना, जो पोलराइजिंग पावर होती है ना, ठीक है ना, वो एक्सेप्शनली ज़्यादा होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग से ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ता है। तो इनके जो 10 आपको डी के इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यही डिफरेंस क्रिएट करेंगे, है ना। यहाँ पर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ND0 है और यहाँ पे ND10 है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस दैट विल क्रिएटेड बाय, है ना, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा और इनकी हाई पोलराइजिंग पावर बन जाती है। स्टेटमेंट आता है कि cations having pseudo novel gas configuration have high polarizing power, उनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है। तो अगर हम पोलराइजिंग पावर को कंपेयर करें यहाँ पे, तो Na प्लस आयन का सबसे कम होगा, फिर कॉपर प्लस का होगा और फिर सिल्वर प्लस का सबसे ज़्यादा होगा। सिल्वर प्लस का सबसे ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ पे 2 बार 18 है, वरना आप कहोगे सर दोनों तो 18 है, बट 2 बार 18 है। तो ध्यान देना, यहाँ पे डी के इलेक्ट्रॉन 20 हैं, सिल्वर के पास 20 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो डी में है, 3d10 है, उनके पास 4d10 भी है। तो अगर ज़्यादा डी के इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही वाले डी जो 20 डी के इलेक्ट्रॉन है, उनके रिस्पेक्ट में जो 20 प्रोटॉन क्रिएट हुए होंगे, उनमें क्या होगा, उनकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा और इसकी वजह से पोलराइजिंग पावर जो है ना वो बढ़ जाती है। इसीलिए सिल्वर का केवल एक कंपाउंड है दुनिया में, सिल्वर नाइट्रेट, जो कि सॉलेबल है। बाकी सिल्वर का एक भी कंपाउंड जो है ना वो सॉलेबल नहीं है, है ना। सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, वो बोलो, वो कैसे हो जाते हैं। इसीलिए वो भी वाला जो है ना, जो इसने सुखमन ने जो पूछा था ना,
उसमें भी वो एक्सेप्शनल बिहेवियर टाइप का ही लग रहा है उसमें ना, वो डेल्टा जी वगैरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो मैं जानबूझ के उसको नहीं लाया, मैं देखा कि मतलब नहीं अभी इसको। तुमको पढ़ना हो तो मैं राइटअप दे दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो मैं दे दूंगा, ठीक है। तुमको अलग से पढ़ना हो, वरना एक के चक्कर में क्या होगा, सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ये है ना भाई, सिल्वर में स्यूडोनोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है, इसके बावजूद सिल्वर नाइट्रेट डिजोल्व होता है। तो वैसे ही यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को छोड़कर बाकी जितने भी सिल्वर के कंपाउंड है वो क्या होंगे, वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और अगर हम इसकी सॉल्बिलिटी की बात करें या कोवेलेंट करेक्टर की बात कर ले, तो कोवेलेंट करेक्टर किसमें, NaCl में सबसे कम, उसके बाद CuCl में, उसके बाद AgCl में। और सॉल्बिलिटी की अगर बात करें तो NaCl की सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर CuCl की सबसे कम, AgCl की। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये रह गया, यहाँ तक रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक लेक्चर हमारा और बचा हुआ है इस वीक का, तो ये फजान रूल खत्म करते हैं, बस आपका ये खत्म हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये रह जाएगा, है सर ना। थोड़ा ऊपर होना। हाँ, तो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ना आप और प्रैक्टिस वगैरह करते रहना। फिर तुम लोगों को कुछ और प्रैक्टिस चाहिए, मतलब फिर मोबाइल ऐप पे तो हो सब लोग। हाँ, और करो। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। हाँ बोलो, ये वाला ना। ये और ऊपर, है, और ऊपर अच्छा और जाना है क्या इधर, ये बस। फिर तुम लोग को चाहिए हो वैसे जो भी, मतलब कोई मटेरियल वगैरह चाहिए, कोई लेक्चर वगैरह चाहिए हो तो बता देना, वो मैं सपोर्ट करता रहूँगा, ठीक है ना। बाकी तुम लोग करो तैयार, है ना। बाकी फिर SPR सर पढ़ा ही रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, और क्या उनसे ना, उनसे अच्छा थोड़ी ना कोई पढ़ाएगा, है ना। तो वो अच्छा वो पढ़ाएंगे, वो पढ़ा ही रहे हैं, बाकी बता देना जो भी है ना, उनको बता देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। उनसे तुम आराम से बोल सकते हो मेरे लिए, है ना, कोई समस्या नहीं है ना। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना। तो अब बोल देना कुछ भी वो चाहिए हो, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करना हो तो बता देना। एक लेक्चर में और लूंगा, है ना। और हो सका तो मैं हीटिंग इफेक्ट के लिए, मैं हीटिंग इफेक्ट नहीं पढ़ा पाया, थोड़ा सा रह गया मेरा, इसके बाद पढ़ाता, उसमें पढ़ाता था, मतलब बंसल वगैरह में इसके बाद हीटिंग इफेक्ट पढ़ाते थे, तो वो रह गया है। तो मैं देखता हूँ, या तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवा लूंगा कहीं पे, या फिर कभी जब दोबारा कभी अगर कुछ पढ़ाने को मिला तो बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक क्लास में और लूंगा तुम लोगों के ना, ओके। फिर तुम लोग अपना फिजिकल का या जो भी टॉपिक सर पढ़ाए उनसे पढ़ो, आप कोई दिक्कत नहीं। करो एंड, है ना। चलो आप लोग भी ब्रेक ले लो, है ना, 6:20 हो गया। ओके बाय।